बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर में मैंने अभी कुछ मनाजिर देखे। थोड़ी देर पहले मुझे वीडियोस भेजी हैं कुछ दोस्तों ने, और ये जर्नलिस्ट हैं, ये बेचारे पाकिस्तान में ये वीडियोस लगा ही नहीं सकते, ना ये लगा सकते हैं, ना इसके ऊपर ख़बर दे सकते हैं। थोड़ी देर के अंदर सोशल मीडिया पर आ जाएंगी ये वीडियोज़ भी। तो वहाँ पर ख़वातीन के ऊपर भी पुलिस ने तशद्दुद शुरू कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो आगे बढ़ रही थी और ख़वातीन वहाँ पे एहतजाज कर रही थी, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेज हथियार लेकर आती हैं, फिर उसके बाद निहत्ते लोगों पे गोली चल जाती है। तो ख़वातीन रास्ते में एहतजाज कर रही थी और तालिबात थी, ख़वातीन थी, वहाँ पे इकट्ठी थी। उन्होंने कश्मीर के झंडे उठाए हुए थे। तो ना सिर्फ उन पर तशद्दुद किया गया, उन्हें वहाँ से भगाया गया, आंसू गैस की उनके ऊपर शेलिंग की गई, बल्कि उनसे झंडे भी छीन लिए गए आज़ाद कश्मीर के। ये बड़ी तकलीफ दह बात है। मैं जब यहाँ पे लंदन में एहतजाज करने गया था ना, तो मुझे कई लोग मिले और उन्होंने कहा, यार पहली दफ़ा हमारी ख़वातीन को घर से बाहर आना पड़ा है, ये रियासत ने हमारे साथ बड़ा जुल्म किया। तो मैंने कहा जी वो अपने हक़ के लिए एहतजाज के लिए। उन्होंने कहा नहीं, हमारी ख़वातीन, हमारी ये रवायात नहीं, हमारी ख़वातीन बाहर नहीं आती थी, लेकिन इन्होंने हमें मजबूर किया, ख़वातीन को मजबूर किया कि उन्हें बाहर आना पड़ा एहतजाज करने के लिए। इतना ज़्यादा जुल्म किया जा रहा है। तो ये मनाजिर मैंने खुद देखे अभी। अब मिसाल मलिक साहबा को लाया गया, उनको लाके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। गो कि वो ये बात कर रही थी कि पुरअमन तरीके से बैठ कर इस मसले को हल करें। जंगों के बाद भी ये मसले बैठ कर ही हल होते हैं। वो ये बात ठीक कर रही थी, गलत नहीं कर रही थी। यही बात मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, जब खून नहीं बहा था मैं तब भी कह रहा था कि बैठ जाए ना, बैठ के बात करें। कोई ये दुश्मन मुल्क तो नहीं है, पाकिस्तान है, हमारे अपने लोग हैं, हमारी अपनी फोर्सेज हैं, कश्मीरी भी हमारे भाई हैं। तो ये तो नहीं हो सकता कि आप उनको गोली की ज़बान में बात करें, जुल्म और जबर का सहारा लें। अब वो कहते हैं 100 से ज़ायद लोग हमारे शहीद हो गए, वो ये भी कहते हैं हमारी लाशें गायब की जा रही हैं। तो मिसाल मलिक साहबा आई हैं और उन्होंने आकर फ़ौज को कहा, जी फ़ौज की तो कोई जिम्मेदारी नहीं है इस सारे मामले में। यानी उन्होंने मिलिट्री को इस सारे मामले में बेगुनाह करार दे दिया और सारा का सारा मलबा उठाकर उन्होंने सियासतदानों पर डाल दिया। ये ना पुराना तरीक़ाकार है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हमेशा जब गंद मारती है ना, तो उसके बाद अपने बंदे लॉन्च करती है जो आकर ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि इसके अंदर मिलिट्री का कुछ लेना देना नहीं है, ये तो सियासतदानों की गलती है। आपको याद है पाकिस्तान टूटने पे जनरल बाजवा का स्टेटमेंट। जनरल बाजवा ये कहता था कि वो एक सियासी गलती थी और वो एक सियासी नाकामी थी, फौज का उसमें कोई कसूर नहीं था। हालांकि 90,000 फौजी हमारे हथियार फेंक के वहाँ पे कैदी बन गए थे। दुनिया की तारीख का सबसे बड़े सरेंडर में से वो सरेंडर था जो पाकिस्तानी फ़ौज ने भारतीय फ़ौज के सामने हथियार फेंके और 90,000 कैदी बन गए। और फिर एक जुल्म सितम की एक दास्तान है जो वहाँ पे रकम होती है। थोड़ी देर पहले खबरें आ रही थी कि हम फतह कर रहे हैं, बेहतरीन है, ज़बरदस्त है, शानदार है, सब इकट्ठे खड़े हैं, थोड़ी देर के बाद सरेंडर हो गया। तो एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी पाकिस्तान के साथ चलती है। भारत के तमाम जो बड़े बड़े दफातर हैं मिलिट्री के, वहाँ पे उन्होंने वो तस्वीर लगाई हुई है पाकिस्तान की जानिब से सरेंडर की, और उसको वो एक बहुत बड़ी वॉर ट्रॉफी के तौर पे देखते हैं। अनफॉर्चुनेट है, लेकिन है। तो बातचीत तो आपको करनी पड़ती है, बैठना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी। उस वक्त भी जो है ना, वो फौज ये कहती थी हमारा तो कसूर नहीं था, पॉलिटिकल लोगों का कसूर है। आज भी वो यही कह रहे हैं। देखिए इनकी पॉलिसी गलत है। ये डंडे के जोर से इक्तदार पे कंट्रोल रखना चाहते हैं। देखिए एक पॉलिसी एक दफ़ा काम करे ना तो आप कहते हैं ठीक है, हम दूसरी दफ़ा भी उसको अप्लाई करते हैं। दूसरी दफ़ा काम करे तो आप कहते हैं जी हम एक दफ़ा और अप्लाई करते हैं। लेकिन एक पॉलिसी आपकी रोज़ाना नाकाम हो जाए तो फिर आप दूसरी दफ़ा उसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? यही पॉलिसी आपकी बांग्लादेश में नाकाम हुई। क्या वहाँ पे अमन आ गया? आपने डंडा और गोली चलाई, नहीं आया। आपने बलूचिस्तान में डंडा और गोली चलाई, अमन आ गया, नहीं आया। कराची में आज भी कत्लो गारतगिरी होती है, आपने डंडा और गोली चलाई, अमन नहीं आया। कबायली इलाकों में आपने ऑपरेशंस किए, डंडा और गोली चलाई, सब कुछ किया, क्या अमन आया? नहीं आया। भाई जब ये पॉलिसी गलत है तो आप पूरे पाकिस्तान को बदअमनी में क्यों झोंक रहे हैं? तरीकाकार तो ये होना चाहिए कि आप पॉलिटिकल लोगों को मौका दें, पॉलिटिकल इंतजामिया बातचीत के जरिए से रास्ते निकाले। जहां पे ताकत का इस्तेमाल करना है वहां पे कानूनी ताकत का इस्तेमाल किया जाए, अदालतों को इसके अंदर शामिल किया जाए। ये क्या बात हुई कि आपने बंदूक उठाई और 50-40 बंदे मार दिए, और बंदे मारने के बाद आप सीने पे हाथ मार के कहते हैं जी फर्क ही कोई नहीं पड़ता। वो अभी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो तलबा के बेचारे सवाल ही नहीं कर सकते, उन्हें सवाल करने की इजाज़त ही नहीं मिलती।
वीडियो वायरल हो रही है जिसमें आर्मी चीफ फितना कुचलने की कुरानी आयत का हवाला दे रहे हैं कि इन्हें कत्ल कर दो, इनके हाथ पांव मुखालिफ सिमत से काट दो, और अगर ये तायब हो जाएं तो फिर इनकी माफ़ी है। देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, कुरान मजीद को ना अपने मुजालिम को जवाब देने के लिए आप कुरान मजीद की आयत का सहारा ना लें, ये ज़्यादती है, ये गलत बात है। यही आयत मुझे भी सुनाई गई थी जब तशद्दुद कर रहे थे ISI के लोग मेरे ऊपर। यही आयत जब मैं सुन रहा था तब तशद्दुद हो रहा था, और यह मकबूल जान साहब के ऊपर उनको भी सुनाई जा रही थी कि तुम्हारे हाथ मुखालिफ सिमत से काट दिए जाएं, पाँव मुखालिफ सिमत से काट दिए जाएं, और फिर तुम्हारा फितना है उसको हम कुचल देंगे। इस तरह उनको भी आयत सुनाई जा रही थी। तो क्या कुरान पाक सारा का सारा सियासी मुखालिफिन पे नाजिल हुआ है? जो आसिम मुनीर साहब को पॉलिटिकली फिल्माया जा रहा है, इंटरनेट की बंदिश की वजह से चीज़ें सामने नहीं आती, लेकिन चीज़ें सामने आएंगी। अब इमरान खान साहब की बहनों अलीमा खानम और उज़मा खानम को इश्तिहारी करार दे दिया गया। वजह यह है कि वो जहां जाती हैं लोग बहुत बड़ी तादाद में निकलते हैं। अभी वो बाजोड़ में गई हैं और ऐसा लगता था जैसे बाजोड़ की तारीख का एक तारीखी नौइयत का एक बहुत बड़ा इस्तकबाल हुआ है। अब ये लोग अगर इस तरह इकट्ठे हो रहे हैं जैसे अलीमा खानम कर रही हैं, अब जहां जहां वो जाती हैं बहुत बड़े हुजूम निकलते हैं। अगर यही लोग अपने अपने MPAs और MNAs के साथ चल पड़े और एक बड़े हुजूम की शक्ल इख्तियार करें, तो 4-5 लाख लोग अगर चल पड़े इस्लामाबाद की तरफ, ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि कभी अपने पैरों पे हुकूमत खड़ी रह पाए। देखें, ये गोली कब चलाते हैं, ये मारते कब हैं। जब ये हेलीकॉप्टर पे जाके ऊपर से देखते हैं कि नीचे 25,000, 30,000, 50,000 बंदा है, तो ये कहते हैं ठीक है हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन जिस दिन इन्होंने हेलीकॉप्टर से देखा कि नीचे 2 लाख बंदा है या 4 लाख बंदा है, उस दिन इनकी हवा निकल जाएगी, फिर ये नहीं लड़ पाएंगे। ये लाशें गिराते हैं सिर्फ इसलिए कि इनको इस बात का अंदाजा है कि लोग मुंतशिर हो जाएंगे। आज कश्मीर में इनके गले में पड़ गई है, इनको मुसीबत इस बात की है कि कश्मीरी मुंतशिर नहीं हो रहा है। जब वो लाशें गिराते हैं, वो लाशें उठा के दफना लेते हैं और उसके बाद दोबारा से अपने एहतजाज पे आ जाते हैं। अब जो लोग मुंतशिर नहीं हो रहे, वापस नहीं जा रहे, भाग नहीं रहे, छुप नहीं रहे और मरने के लिए तैयार हैं, तो फिर आपके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप उनकी बात माने या फिर आप उनको मारते चले जाएं। तो अभी तक तो इन्होंने जो ऑप्शन लिया हुआ है वो यही है कि ये उनको मारते ही चले जा रहे हैं, मारते ही चले जा रहे हैं। नाज़रीन, अंसार अब्बासी ने भी एतराफ़ कर लिया है बिलाखिर। अंसार अब्बासी ने कहा कि मैंडेट तो दोनों का ही जाली है। फॉर्म 47 के ऊपर PMLN को दिया गया, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जो मैंडेट है वो पीपल्स पार्टी का भी जाली है, उनका सदर भी इसी मैंडेट के साथ ही बना है। साथ ही उन्होंने तहरीक इंसाफ के लोगों को गालम गलोच वाला कहते हुए कहा कि जनाब वो RTS वाला इलेक्शन था 2018 का। अपने आप को ये तहकीकाती सहाफ़ी कहते हैं, ज़रा थोड़ी तहकीकात करें और हमें बताएं कि RTS बैठने से पहले किस जमात की सीटें ज़्यादा थीं और RTS बैठने के बाद किस जमात की सीटें बढ़ गई थी। सिर्फ ये पता कर लें। देखिए ना, RTS अगर इमरान खान के फ़ायदे के लिए बैठाया था तो इमरान खान की सीटें बढ़ जानी चाहिए थी RTS बंद होने के बाद, लेकिन उसकी सीटें RTS बंद होने के बाद कम हो गई। फिर ये चेक कर लें, ज़्यादा पटिशन्स PMLN ने और पीपल्स पार्टी ने डाली थी धांधली के खिलाफ, या ज़्यादा पटिशन्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डाली थी धांधली के खिलाफ 2018 के इलेक्शन में। अपने आप को तहकीकाती सहाफ़ी कहते हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर बने हुए हैं और कुछ भी नहीं है। अभी बिलावल ने नूरा कुश्ती की है PMLN के साथ, तो नूरा कुश्ती भी इनसे बर्दाश्त नहीं हुई और ये नवाज शरीफ के हक में, नवाज शरीफ की सपोर्ट में निकल के बाहर आ गए। मेरी समझ से बाहर है, इतनी इनकी उम्रें हो गई हैं, इतना अरसा इनको सहाफ़त करते हुए हो गया, ये सही को सही और गलत को गलत नहीं कह पाते। और जो पॉलिसी, असल में जो बातें हैं ना, जो चीज़ें हैं जिन पे बात करनी चाहिए, वो जबरी गुमशुदगियाँ हैं पाकिस्तान में, वो जुल्म और बर्बरियत, इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हैं जो पाकिस्तान में हो रही हैं। ये आमना मसूद जंजुआ साहिबा कितने सालों से एहतजाज कर रही हैं, कितने सालों से एहतजाज कर रही हैं। आज मसूद जंजुआ और फैसल फराज को जबरी तौर पे लापता हुए लगभग 21 साल हो गए। जुलाई 2005 में मुशर्रफ के दौर में इन दोनों को लापता किया गया था। अच्छे लोग थे, दीनदार लोग थे, अगवा कर लिया, लापता कर लिया। आज तक इनका पता ही नहीं चला। आपने इंडिया की फिल्म देखी होगी, आजकल लोग बहुत उसकी बात करते हैं, सतलुज मूवी, जिसमें वो एक सिख था, वो आवाज़ उठाता है, फिर वो लापता कर दिया जाता है, फिर उसे कत्ल कर दिया जाता है, फिर उसकी आज तक लाश नहीं मिली। उसकी बीवी लापता अफराद के लिए आज भी आवाज़ उठाती है। यही कहानी पाकिस्तान की भी है। मसूद जंजुआ साहब के साथ भी यही हुआ था और उनकी बीवी आज तक आवाज़ ही उठाती है। उनकी लाश भी नहीं मिली, पता ही नहीं चला। सिमी दीन बलोच, उसके वालिद का पता ही नहीं चला, लाश भी नहीं मिली।
मारक बलोच के वालिद की तो लाश मिल गई थी मसक शुदा, लेकिन सिमीदीन बलोच के तो वालिद की लाश भी नहीं मिली। हाँ, लेकिन कुछ लाशें मिली हैं, आज भी मिली हैं। बलूचिस्तान में जिन मजदूरों को अगवा किया गया था, जिनका ताल्लुक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से था, ये तो बेगुनाह लोग हैं ना, बेचारे अपना काम करने गए हुए हैं और इस भरोसे पर गए हुए हैं कि रियासत उनका तहफ़्फ़ुज़ करेगी, उन्हें भी कत्ल कर दिया गया। यानी जिन्हें लापता किया गया था, अगवा किया गया था 2 दिन पहले, 6 मजदूरों की लाशें मिल गई हैं। अब मेरा सवाल ये है कि फिर आप बाजियाब किसको करवाते हैं? कोई एक वाकया बताएं, कोई एक जगह बताएं जहां पे मगवियों को बाजियाब करवाने में पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस कामयाब हुई हों। इतनी कमांडो ट्रेनिंग, इतना सारा पैसा, इतने सारे हथियार, इतना सारा जदीद साजो सामान, ये सब कुछ लेकर देने का क्या फ़ायदा है जब कभी भी आप किसी को बाजियाब नहीं करवा सकते? साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का बेटा अगवा हो गया था और बाजियाब नहीं हो सका, वो किसी हादसे के नतीजे में छूट के निकल के आ गया था, तो ये बाजियाब तो उसको भी नहीं करवा सके थे। यहाँ पे बड़े बड़े लोग जो हैं वो अगवा हो जाते हैं, बाजियाब करवाना तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये पैसे पूसे दे के, डिमांड्स तस्लीम करके उनके बंदे छोड़ के अपने बंदों को लेकर आते हैं। तो प्रोफेशनल फोर्सेस कहाँ गई? कहाँ है प्रोफेशनलिज्म जिसमें बाजियाबियाँ करवाई जाती हैं, लोगों को निकलवाया जाता है, छुड़वाया जाता है? क्या ये सारा कुछ हम ड्रामों में ही देखते हैं, फिल्मों में ही देखते हैं? भाई प्रैक्टिकली जाएं, जाकर लोगों को बाजियाब करवाएं। ये मजदूर क्या किसी के बेटे, किसी के शौहर, किसी के माँ बाप नहीं थे? ये किसी के बाप नहीं थे? ये बेचारे वहां पकड़े गए, इनके बच्चे नहीं थे, इनकी जानें कीमती नहीं थी, इन्हें बाजियाब करवाने के लिए कोई गया ही नहीं और ये मजदूर शहीद हो गए और इनकी अब लाशें बरामद हो गई हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में जितने भी आदाद शुमार हैं वो सारे के सारे तबाही की दास्तान सुना रहे हैं, मगर हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट मीडिया पे लगातार दबाव डाल रही है और भी एक ताज़ा दबाव डाला गया कि आप मुस्बत रिपोर्टिंग करें। देखिए, इस माहौल में सरमायाकारी कौन करेगा? पाकिस्तान में कश्मीर में जो है वो 100 से ज़ायद शहादतें कही जा रही हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वहाँ पे लाशें गायब कर रही हैं, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है। बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है। सिंध और पंजाब की बैड गवर्नेंस के खौफनाक मसाइल हैं, जाली हुकूमतें हैं, आदम बर्दाश्त बढ़ गई है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, CCD जैसे घिनौने इक़दाम लिए जा रहे हैं, गैर मुल्की ख़वातीन का पाकिस्तान में रेप हो जाता है। ऐसे माहौल में कौन आएगा और आकर पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगा? ये सवाल सिर्फ हमारे हुक्मरान अपने आप से पूछ लें। ये सारा कुछ ठीक हो सकता है, सिर्फ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पीछे हट जाए और पाकिस्तान को अवामी मुंतखब नुमाइंदों के हवाले कर दे, फिर आप देखिएगा चीज़ें कितनी रफ्तार से ठीक होती हैं। आपने 70 साल में, 75 साल में जो चीज़ें बर्बाद की हैं ना, इंशाअल्लाह 15 से 20 साल में पाकिस्तानी इसको बिल्कुल ठीक कर दें। उनकी मुखालफत करेगा कुरान पाक क्या उसके ऊपर नाजिल हुआ है? मेरे चंद सवालात हैं इसमें। एक तो ये कि क्या आप कुरानी और इस्लामी तालीमात पे अमल कर रहे हैं जो आप ये कहते हैं? क्या इस सूदी निज़ाम के साथ आप खुद को अमीरुल मोमिनीन समझना शुरू हो गए? मुल्क में सूदी निज़ाम लगा हुआ है। जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना क्या होता है? वो अफजल जहाद होता है। और कुरान मजीद की रोह से इलेक्शन चोरी करना, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करना, इंसानों को जबरी तौर पे गुमशुदा करना, चोरों, डाकुओं और लुटेरों का सहूलतकार बनना, ख़वातीन की तजलील करना, बच्चों पर तशद्दुद करना, अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करना, गैर इस्लामी आलमी ताकतों की खुशामद करना, नाइंसाफ़ी का बाजार गर्म करना, जाली हुक्मरान बनाना, सूदी निज़ाम चलाना, मुसलमान भाइयों पर गोलियां बरसाना, इंसानी हकूक़ की धज्जियां उड़ाना, खुद से इस्तिस्ना ले लेना, क्या ये सारी चीज़ें कुरान मजीद की रौं से जायज़ हैं? ये जो आपने किया वो सारा जायज़ है। पाकिस्तानी सिर्फ अपने हकूक़ मांग लें तो वो फितना हो जाते हैं। आप उन्हें कत्ल करेंगे, उन्हें मारेंगे, उनके हाथ और पाँव मुखालिफ सिमत से काट देंगे और बच्चों को बिठा के आप ये कुरानी आयात सुना रहे हैं। भी बच्चों को ये बताना है कि बच्चों झूठ नहीं बोलते, बच्चों करप्शन नहीं करते, बच्चों अपनी ज़िंदगी ईमानदारी के साथ गुजारते हैं, बच्चों गलत को गलत कहना सीखो, बच्चों सही के साथ खड़े होना सीखो, शिरक नहीं करते, अपने रब के अहकामात पे अमल करते हैं। आपने अगर बच्चों को बताना तो आप ये बातें बताएं कि जुल्म का साथ नहीं देते, मजलूम के साथ खड़े होते हैं, लेकिन वो बातें नहीं करेंगे। बच्चों को बताएंगे जी एक तरफ से हाथ काट देंगे, एक तरफ से पाँव काट देंगे। तो आप कुरान मजीद को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान, ये सिर्फ आपने नहीं पढ़ा हुआ कुरान मजीद फील्ड मार्शल साहब, ये पूरे पाकिस्तानियों ने पढ़ा हुआ है। पाकिस्तानियों ने अगर कुरान मजीद की आयात का हवाला देना शुरू कर दिया ना, तो यहां पे लोगों को मुंह छुपाने का मौका भी नहीं मिलेगा, जगह भी नहीं मिलेगी। कुरान मजीद में इतनी क्लैरिटी है जुल्म को और जालिमों को लेकर।
मजलूमों के लिए कुरान मजीद में क्या है वो भी आप वहां पढ़ लें जाके। बेशुमार कुरान मजीद की आयत हैं जो आज उनको जो है वो पसे पुष्ट डाला जा रहा है। फजल रहमान खुद कहते हैं कि जी कुरान मजीद के खिलाफ जो है वो यहाँ पे कानून साजियां हो रही हैं। आपका अपना करीबी मौलवी है ना, बहुत ताल्लुक वाला है आपका, इसीलिए उसके ऊपर अभी तक आपने मुकदमा भी दर्ज नहीं किया और फजल रहमान को आपने मौका भी दिया हुआ है कि चढ़ के रहो, हीरो बन जाओ, हमें गालियां दो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उसकी मकबूलियत छीन लो। इसीलिए फजल रहमान को फ्री हैंड दिया हुआ है ना। उसके ऊपर तो तमाम तर बयानात देने के बावजूद एक मुकदमा आपने दर्ज नहीं किया, जबकि इमरान खान की बहनों पे मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। जरा आगे वापस वो पहले वाली बात के ऊपर वापस मैं इमरान खान साहब की बहनों वाले मामले पे आऊंगा। अब ये नाजरीन मिसाल मलिक आई हैं, वो ये कहती हैं कि जनाब ये फौज का कसूर नहीं है, ये कसूर जो है वो सियासतदानों का है, सियासतदान जिम्मेदार हैं जो कुछ भी हुआ है, ये मिसाल मलिक साहबा कह रही हैं। लेकिन सियासतदान तो बेचारे ना 3 में ना 13 में, वो बेचारे रोते पिटते रहते हैं कि ना हमें इक्तदार हमारी मर्जी से मिलता है, ना हम फैसले अपनी मर्जी से कर सकते हैं। आज पीपल्स पार्टी की वहां पे हुकूमत जरूर है, वो हर गंद की सहूलतकार जरूर है, लेकिन असल कार्रवाई तो वहां पे एजेंसियां डाल रही हैं। असल कार्रवाई जो है वो तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट डाल रही है। अपने इक्तदार को दवाम बख्शने के चक्कर में हर जगह पे इन्होंने जुल्म किया और अब जितने बंदे शहीद कर दिए गए हैं ये किसके खाते में डाले जाएंगे? भाई किसी का तो सर लिया जाएगा ना। 100 के करीब बंदे ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुताबिक उनके शहीद हो गए हैं। अब ये किसी के सर में तो जाएगा। और देखें मजाक कैसे उड़ाते हैं। अबसार आलम को देखें, अच्छा खासा सीनियर जर्नलिस्ट था, बाद में ये सरकारी मुलाजिम बन गया, फिर ऐलान किया कि मैं कभी भी दोबारा सहाफ़ी नहीं बनूंगा। अब वो ये कह रहा है कि खवातीन को और बच्चों को ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी वाले ढाल बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो मर जाए। कैसी बेशर्मी और डिठाई है भाई। कौन सा बच्चा या खातून उन्होंने आगे की जिसको गोली लग गई? जितनी गोलियां लगी वो कश्मीरी नौजवानों को और बुजुर्गों को लगी हैं। वो तो जैसे ही उनको पता चलता है कि क्रैकडाउन हो रहा है या होने वाला है, वो सबसे पहले अपनी खवातीन को और बच्चों को महफूज बनाते हैं। ये कैसी बेशर्मी है और बेगैरती वाला स्टेटमेंट है। यानी मुझे समझ नहीं आती कि ये कैसे लोग हैं, इनके सीने में दिल ही नहीं है। वहां डी चौक में लाशें गिर रही थी, लोग मर रहे थे और ये ठट्टे उड़ा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे और ये साबित करने पर तुले थे नहीं जी नहीं कुछ नहीं होया। इनके सीने में दिल ही नहीं है, इनको लगता ही नहीं है कि किसी का खून बह गया, कोई फर्क ही नहीं पड़ता इन्हें। उधर कश्मीरी जाने कुर्बान कर रहे हैं, 100 से ज्यादा लोग उनके बकौल उनके शहीद हो गए हैं। तकरीबन 80 लोगों के नाम तो मौजूद हैं जो शहीद हो गए। लाशें गायब की जा रही हैं सरकार की जानिब से और ये उस वक्त उनको ताने दे रहे हैं कि तुम औरतों और बच्चों के पीछे छुपे हुए हो। एक औरत को भी और एक बच्चे को भी उन्होंने ऐसे वो गोलियों के सामने नहीं किया। उन्होंने सारे मनाजिर सबके सामने है, सब कुछ सब लोग देख रहे हैं और हर चीज को वहां